कक्षा 8 पाठ 7 भारत मानव संसाधन। जिस वस्तु के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं उसे साधन कहते हैं। जैसे पढ़ने लिखने के लिए हम किताब, कॉपी, पेन आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये सब पढ़ने के साधन हैं। इन्हें हम शैक्षिक साधन कहते हैं। मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण साधन है। मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, आइए जानें। किसी भी देश का विकास वहां पर रहने वाले कर्मठ, योग्य एवं कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। जब किसी देश में पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक एवं तकनीक प्रशिक्षित लोग होते हैं तो उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। यदि विकास की तुलना में अन्य संसाधनों का उपयोग करने वालों की संख्या अधिक बढ़ती जाती है तो देश समृद्ध नहीं हो सकता एवं अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होती है। यदि वहां के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वे उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिकूल जनसंख्या की स्थिति क्या होगी? अगर किसी देश की जनसंख्या वहां पर उपलब्ध संसाधनों की क्षमता से अधिक होगी तो वहां के विकास में बाधक होगी। भारत की जनसंख्या। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही है। 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर और तीव्र वृद्धि हुई। इसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति तथा चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार होना रहा, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में कमी होने के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर पर नियंत्रण के लिए सरकार ने परिवार नियोजन की विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। अब पीछे एक पैराग्राफ रह गया था, ये देखिए, इन्हें भी जाने। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ थी। भारत की लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश राज्यों में निवास करती है। शेष जनसंख्या 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में रहती है। भारत की जनसंख्या का लगभग छठा भाग अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। मानव संसाधनों के संगठन। मानव संसाधनों के संगठन से तात्पर्य है उस देश की जनसंख्या की मूलभूत विशेषताएं, जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, जनघनत्व, जीवन स्तर आदि। लिंगानुपात। इसका तात्पर्य कुल जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात से है। इसे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए किसी देश का लिंगानुपात 1000 है तो इसका अर्थ हुआ कि उस देश में स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बराबर है। यदि लिंगानुपात 1100 मतलब 1100 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में 1000 पुरुषों पर 100 स्त्रियों की संख्या अधिक है। यदि लिंगानुपात 1000 से कम है तो इसका अर्थ यह हुआ कि लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना? अभी आपने यहाँ पे देखा, अगर 1000 है तो मतलब बराबर होता। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन लिखी थी, यदि लिंगानुपात 1000 से कम है, अब ये 1000 से कम है तो इसका अर्थ हुआ कि लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, मतलब उनके अनुकूल नहीं है। मतलब प्रतिकूल मतलब उनकी जो संख्या है वो कम है, ठीक है। अर्थात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, मतलब पुरुष ज्यादा है।
अभी मानचित्र में अलग दे रखा है, वो बाद में देखेंगे। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम है। भारत में स्त्रियों के प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण भारत में बालकों के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। कभी कभी गर्भ में ही बालिका की हत्या कर दी जाती है, इसे बालिका भ्रूण हत्या कहा जाता है। इसलिए भारत में जो लिंगानुपात है वो कम है, स्त्रियां कम है और पुरुष ज्यादा संख्या में है। खुशबू आज एक जानी मानी डॉक्टर है। उसके माता पिता को उस पर बेहद गर्व है, लेकिन खुशबू के बचपन की परिस्थितियां आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान है। उससे पूर्व उनकी पहली संतान भी लड़की ही थी और इस बार खुशबू के माता पिता एक लड़का चाहते थे। अतः उसके पिता इस दूसरी संतान अर्थात खुशबू की गर्भ में ही भ्रूण हत्या करवाना चाहते थे, लेकिन खुशबू की मां ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज खुशबू के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उन्होंने भ्रूण हत्या जैसा अमानवीय अपराध किया होता तो उन्हें खुशबू जैसी बेटी कभी न मिलती। साक्षरता स्तर मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसीलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है, उन्हें रोजगार मिलता है तथा गरीबी एवं अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जनसंख्या को 100% साक्षर करने के प्रयास जारी हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या का केवल 6वां भाग ही साक्षर था। वर्ष 2011 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर है, जबकि उत्तर प्रदेश की 67.7% जनसंख्या ही साक्षर है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य क्रमशः केरल, मिजोरम, गोवा है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य क्रमशः बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान है। जहां तक सर्वाधिक पुरुष एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों का प्रश्न है, केरल है। ये केरल दोनों में ही प्रथम स्थान पर है। भारत में स्त्रियों की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या अधिक है। आज भी बहुत से स्थानों पर बालिकाओं को विद्यालय भेजने में भेदभाव किया जाता है। इसलिए सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सामान्यतः देखा गया है कि बहुत से विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण बालिकाओं को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था की गई है, ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजने में अभिभावक रोके नहीं। आयु संरचना, यहाँ इसके आगे से हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस यहीं तक। आयु संरचना अगली वीडियो में देखेंगे।